क्लास 8 जियोग्राफी अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने वाले कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, यह आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। कोयले की खदान का ट्रक का भारण। क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे अंटार्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचनाओं के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिज धात्विक और अधात्विक है। लोहा और अलोहा खनिजों का वर्गीकरण इस प्रकार है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिनमें धूति या चमक का विशेषण होता है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु तथा सोने, चांदी, तांबा तथा सीसा हो सकते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इस खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों का खनन प्रावधान या आखनन द्वारा निष्कर्ष किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल जिससे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। खनिजों का निष्कर्ष। खनन, उसके बाद प्रभेदन, उसके बाद आखनन। खनन में होता है वृहद खनन और कूपिक खनन। खनिजों का निष्कर्षण। अपतट तेल का प्रभेदन, मतलब तेल निकाला जा रहा है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैल के खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज को कम गहराई में स्थित वे पृष्ठीय स्तर के हटाकर निकाले जाते हैं, वे विवृत खनन कहलाते हैं। गहन वेधन में इसे जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, वे कूपिक खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रभेदन कहते हैं। चित्र 3.4 के सतह पर निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं आप शैल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इनमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होता है। खनिजों का वितरण।
खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाया जाता है। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित शैल में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदान और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉन्क्रेस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर के कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम की अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। विश्व लौह, तांबे और बॉक्साइट का वितरण इसमें दिया गया हुआ है। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में से है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी निक्षेप है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप में पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लैक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला है। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन विश्व खनिज तेल और कोयले के वितरण का चित्र है। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। आओ कुछ करके सीखे। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी पर्वत को मानचित्र वाली सहायता से चिन्हित करें। कैनेडियन शील्ड ये यहाँ पे है। शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे उत्पादक में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, जस्ता, चांदी, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने के एक बड़ा भाग उत्पादन करते हैं। तांबा और अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला अन्य खनिज है। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा और सीसा, जस्ता, मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में के कालगुरली और कुलगाडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है। अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेपों में पूर्वानुमान से कुछ संभावित विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप में सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल की वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। खनिजों का उपयोग। क्या आप जानते हैं यह हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात है। आओ कुछ करके सीखिए। 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाइए। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जरा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक धातु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है।
एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तनों तक में होता है। खनिजों के संरक्षण। खनिज अनवकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षण किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। गीजर का। वह सन्नी को जगाने से पहले उसे विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों को बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरण गैजेट तो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन में जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। लाभ। खनिज तेल के आसानी से परिवहनीय है। टैंकर में पेट्रो रसायन उद्योग का उदाहरण है। हानि है तेल अधिप्लवन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन में अन्वेषण आसान नहीं है। प्राकृतिक गैस। लाभ देखिए, आसानी से परिवहनीय है। पाइपलाइन तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। तेल से सस्ता भी है प्राकृतिक गैस। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ईंधन। ईंधन लाभ इसके है सुप्राय बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या? संग्रहक में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला है। ईंधन हरित गृह प्रभाव की वृद्धि करता है। ईंधन नवीकरणीय है। कोयला। लाभ और हानि विस्तृत रूप से उपलब्ध है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। प्रदूषण का स्रोत है। परिवहन के लिए भारी है। जल विद्युत प्रदूषण। लाभ और हानि जल विद्युत के। प्रदूषण मुक्त है। सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है। सस्ता है। स्थानीय समुदाय का विस्थापन कर देता है। जल विद्युत परियोजना निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाता है। स्थापित करने में खर्चीला भी है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो गया। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य है। कोयला यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों से दबने से बना था। कोयला इसकी अंतहीन धूप के रूप में जाना जाता है। अंतर्हित धूप। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्रों में रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिलों में चरमराने से रोकता है।
दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसके परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रवमन से विभिन्न तरह के उत्पादक जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इसके बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक मूल्यवान है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियां के डेल्टा है। शब्द उत्पादन पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रो अर्थ यानी शैल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रो का अर्थ है शैल का तेल, शैल से तेल है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाया जाता है जो तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्राकृतिक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित करती है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है जो अंततः सूखी जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न और गैर पारंपरिक स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। जल विद्युत सलाल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाए जाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी नदी परियोजनाएं हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे था? जल विद्युत टरबाइन यहाँ चल रहा है, जनरेटर है, जल भंडारण यहाँ पे किया गया हुआ है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। क्या आप जानते हैं विश्व में प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का अभाव उत्पन्न हुआ है। ऐसा अनुमान किया गया है कि यदि वर्तमान दर को इसकी उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर पारंपरिक स्रोत जैसे ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय के उपयोग की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश की ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त और सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों के तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा प्रयोग का सौर तापक और कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा, इसके लाभ और हानि देख लीजिए। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत है, सुरक्षित और साफ है।
हानि देख लीजिए। ध्वनि प्रदूषण करता है पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान है। पक्षियों के लिए हानिकारक है पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा असामाप्य है। सौर ऊर्जा मतलब ख़त्म नहीं होने वाला है। प्रदूषण मुक्त भी है। हानि क्या है? खर्चीला है। स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी है। ज्वारीय ऊर्जा लाभ है। प्रदूषण मुक्त है। ज्वारीय ऊर्जा असामाप्य है, जो ख़त्म नहीं हो सकता है ज्वारीय। हानि वन्य जीव आवास का नष्ट होना है। दोहन में कठिन है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परमाणु ऊर्जा लाभ बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है। हानि रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है और खर्चीला भी है। बायोगैस लाभ कम लागत का है, उपयोग में आसान है। जैव व्यर्थ का उपयोग और ब्यौरा बायोगैस का उत्पादन करता है। हानि हरितगृह प्रभाव का कारण है। भूतापीय ऊर्जा लाभ स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध रहता है। भूतापीय ऊर्जा। हानि शहरें बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल। पवन ऊर्जा एक असामाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान समय पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पवन घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा में सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र और तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। आणविक ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम। भूतापीय ऊर्जा ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी तापमान भू स्तर पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन के में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा में गर्म जल के स्रोतों के परमाणु ऊर्जा कैसे होता है? विखंडन ऊष्मा द्वारा होता है। नाभिकीय रिएक्टर में गर्म जल के जरिए भाप यहाँ पे जा रहा है, टरबाइन इसे घुमाता है और जनरेटर और विद्युत उत्पन्न होता है। क्रियाकलाप सौर कुकर। कार की एक पुरानी ट्यूब ले और हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करके के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है और न ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब में घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाती। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पका रहा है। भूतापीय ऊर्जा प्राकृतिक दरार, यहाँ से भाप और कुआं जल, टरबाइन जो घुमा जनरेटर है।
क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस से बनाया गया था? ज्वारीय ऊर्जा ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा वाले ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विध्वंस समुद्र के सक्रिय मुहाने से बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। ज्वारीय ऊर्जा निम्न ज्वार भाटा के जरिए होता है। यहाँ देखिए उच्च ज्वार जनरेटर टरबाइन को घुमा रहा है। निम्न ज्वार भाटा और उच्च ज्वार भाटा। समय ज्वारों के ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थित टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र हैं। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं और गोबर रसोई के अपशिष्ट गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसमें बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को नष्ट न करने के लिए भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा को भविष्य में सुनहरा बनाएं। बायोगैस, उर्वरक, खाद, उसके बाद निकास, मृदा गैस टैंक और कर्दम।